तो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के लोग 2 दिन सप्ताह में गाड़ियों पर चलना छोड़ दे। अरे वोट किसी को दीजिए ना, हमको कोई मतलब नहीं। घरों में खाना बनाना छोड़ दे, तब हम समझेंगे कि आप केंद्र सरकार के नियत अनियति के साथ है, अन्यथा आप जो इस देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। इन दिनों भारत में स्थिति कुछ अलग तरह से नजर आ रही है। आपने देखा था कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी जब हुई तो राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के पेट्रोल पंपों पर लोगों के लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। और आज मेघादूत में 2 रुपया की बढ़ोतरी की है। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के जेबों में काफी असर पहुंचने जा रही है। इस वक्त सीपीआई के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के लोग अलग अलग पैनिक हो रहे थे, हर पेट्रोल पंपों पर अलग अलग भीड़ लगी हुई थी, लोगों पे हुजूम लगा हुआ था, लोग चाह रहे थे कि पहले हम की स्थिति बनी हुई थी, लोगों में नोकझोंक भी हुई। और अब बारी है दूध पे, अमूल दूध और मेघा दूध 2 रुपया की बढ़ोतरी की। इससे आम जनता, गरीब जनता पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है? देखिए, पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। पेट्रोल के लिए लोग पेट्रोल पंपों पर लगातार लाइन में हैं, गैस के लिए लोग सड़कों पर हैं, और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम सीमा पर है। और आपने देखा कि मोदी सरकार जो कैसे गरीबों के हाथ से, जो गरीबों के थाली से प्रोटीन जो होता है, जो दूध जो एकमात्र साधन है जो प्रोटीन का उनके लिए, उसको भी छीनने के लिए महंगाई की में धकेल दिए। तो कहीं ना कहीं मैं साफ कहता हूँ कि ये जो है सरकार ने ढकोसले करके बिना जनता को विश्वास में लिए जो घोषणा किया हुआ है वो पूरे देश को महंगाई में ढकेल देने का काम किया, अराजकता स्थिति पैदा कर दिया है कि लोग जो असली मुद्दे हो उसको भूल जाए और ये पेट्रोल डीजल और इसी सब में लाइन में लगे रहे, और हमारी विदेश नीति और हमारी आर्थिक नीति पर कोई चर्चा नहीं हो। यहाँ पर कितने बड़े बड़े जो घराने हैं उनको कैसे लाभ मिले। आपने देखा नोटबंदी के समय में करोड़ों करोड़ रुपया उन्होंने जिस तरह से लोगों के घरों से निकाला, लोगों को लाइन पर लगाया और अपना इजाफा किया ऑफिसों का पूरे देश में। इसी तरह से ये जो है पेट्रोल डीजल का क्राइसिस बता के तो दुनिया की जनता को लाइन में लाना चाहते हैं, और ये बताने के लिए काफी है कि हाहाकार की स्थिति में ला दिए पूरे देश को, और हाहाकार की स्थिति में जनता सड़कों पर वहां फूक की स्थिति में घूम रही है। गरीबों के हाथ से निवाला छीनने का बारी आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो जो लोग कंस्ट्रक्शन और डेली बेसिस पर जो काम को उनका क्या होगा, कई चीजों पर असर पड़ेगा। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब सवालों को लेकर केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए। अब विपक्ष का साफ आरोप है ये सोची समझी साजिश के तहत आपने ये घोषणा किया है ताकि आपके मित्रों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अजय जी, एक सवाल है, देखिए ट्रांसपोर्टिंग पर पूरा सभी का दारो दमार है। आप अगर ट्रांसपोर्टिंग सस्ता होगा तो खाने पीने की चीज़ सस्ता होगा। लेकिन एक सवाल जानना चाहते हैं आपसे, समझने के प्रयास कर रहे हैं कि जब देश में यूपीए की सरकार थी, पीएम मोदी के पहले जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय पेट्रोल डीजल की बात करें तो 111 रुपया डॉलर बैरल था, अभी 105 रुपया है। तो क्या कुछ लग रहा? उस समय अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो 52 से लेकर 58 रुपया तक महंगा हुआ करता था पेट्रोल, और उससे अभी कम है 5 रुपया, उसके बाद भी 100 रुपया के पार कर चुका है। मैंने कहा देश की जो सरकार की होती है जनता के प्रति अगर जवाबदेह रहेगी तो जनता के हित में फैसला लेती है। केंद्र की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय जनहित में फैसला लिया था कि जनता पर महंगाई का बोझ नहीं डाले, जनता पर आर्थिक बोझ नहीं डाले, इसलिए उन्होंने इतना होते हुए भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाने के काम किए। और उस समय यही मोदी सरकार चिल्लाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भैया जनता के हित में जो मनमोहन सिंह लगातार फैसले ले रहे थे उनको हटाने के लिए आपने कई प्रोपगेंडा रखे, लेकिन आज स्थिति उसका उलट है। उस समय आप देखेंगे जनता को सब्सिडी भी मिल रही थी, सरकार की सब्सिडी मिल रही थी, वो जनता को मिल रहे थे। इनके राज्य में कॉरपोरेट घरानों को लाखों लाख करोड़ रुपया सब्सिडियां मिल रही हैं। आपने देखा होगा तेल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, इससे पूरी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम महंगा हो गई। उसके चलते जितने भी थी खदान हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चों का फीस हो,
चाहे आम लोगों को चलने का जो महंगाई चरम सीमा पर आ जाए, क्योंकि महंगाई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हमारा इतना खराब है कि आप देख सकते हैं कि मनमाने प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में मनमाने रूप से भाड़ा बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार ने बिना सोची समझी साजिश के तहत बिना पूरे विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये निर्णय लागू करने का काम किया है। ये सरासर गलत है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर करना चाहूंगा, बीजेपी के अंधभक्त लोगों, आपने कहा कि चाहे कितनी भी महंगी हो डीजल पेट्रोल, हम वोट मोदी को ही देंगे। तो पहला आपका आचरण बनता है कि पहले अगर आप कहते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के लोग 2 दिन सप्ताह में गाड़ियों पर चलना छोड़ दे, घरों में खाना बनाना छोड़ दे, तब हम समझेंगे कि आप केंद्र सरकार के नियत अनियति के साथ है। तब आपके आचरण को लोग फॉलो करेंगे। अन्यथा आप जो इस देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। तो देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान अर्थशास्त्री को होता है। देश के जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो अर्थशास्त्री थे। क्या लगता है देश में अभी भी कई ऐसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है? ऐसे में क्या उन अर्थशास्त्रियों का जो सलाह है पीएम मोदी नहीं ले रहे हैं, या फिर लेने देने से वो डर रहे हैं? क्या कुछ लगता है? शायद प्रधानमंत्री मोदी जी 10% जो आबादी है देश का और 120 जो यहाँ के उद्योगपति है, उनके इशारे पर ही कोई भी फैसले ले रहे हैं। अब फैसले जब ले रहे हैं तो वो जनता के पक्ष में फैसले नहीं ले रहे। आप देखिएगा कि लेबर लॉ को चेंज किया, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं है। तो ये लेबरों को सस्ता, मतलब जो भी कानून बन रहे हैं अभी तक बन रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों के लिए बन रहे हैं। इन्होंने देखा, इसीलिए इकोनॉमिस्ट लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर करप्शन है तो कहाँ है? एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। और उसका संरक्षण कौन कर रहा है? तो हमारे यहाँ परमानेंट जॉब क्रिएशन नहीं है। हमने कहा कि परमानेंट जॉब क्रिएशन नहीं होता है तो प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में अपने कई कंपनियों को बेचने का काम। तो मेरा साफ कहना है कि हमारा जो विदेश नीति और यहाँ की जो आर्थिक नीति है वो अमेरिका के इशारे पर हमारे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी इकोनॉमिस्ट से चर्चा तक नहीं करते। और जनता की बात जब आती है, महंगाई जब चरम सीमा पर होती है, तो वो कहते हैं, उनके लोग उछल के कहते हैं कि भाई कितना भी महंगा हो जाए हमको मोदी को वोट। अरे वोट किसी को दीजिए ना, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन जनता को जो सुविधा चाहिए, 105 रुपया में जो डीजल हम का बैरल प्रति बैरल तेल खरीद रहे, उसका अगर रिफाइन करके हम बेचेंगे तो हिंदुस्तान में 60 रुपए से ज्यादा रेट नहीं आएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को तो 105 रुपये तेल बेच रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी मुल्कों को 52 से 55 रुपये लीटर में वो तेल बेच दे रहे हैं। क्या कारण ये भी हो सकता है कि पहले रुपया में खरीदारी हुआ करती थी, आज रुपया की स्थिति एकदम गिर चुका है। डॉलर अगर रुपया के हिसाब से जोड़ा जाए तो 96 रुपया 92 पैसा आ गया। क्या लगता है कि सारा डॉलर का खेल है जो महंगाई बढ़ रहा है? नहीं, ये डॉलर उलर का कोई खेल नहीं है, ओपेक्स का खेल है। आप किसके पक्ष में रहते हो? मेरा साफ कहना है कि हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है, हमने कहा, आपको रशिया ने कहा कि हम रूबल में आपसे लेंगे पेमेंट, तो भैया आपको डॉलर कहाँ मांग रहा है कोई? आपसे रूबल में जब बात कर रहा है तो आप अमेरिका की आर्थिक स्थिति जो चरमरा गई युद्ध के कारण, उसको मजबूत करने के लिए डॉलर का अपने यहाँ बचाव कर रहे हैं कि ताकि उनकी आर्थिक स्थिति हमारे से सुदृढ़ हो सके। तो भैया आपको तो देश की अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है ना। अगर रुपये का मूल्य गिर रहा है, इस हम डॉलर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जब हम रूबल में ले सकते हैं, दिनार में पेमेंट कर सकते हैं, ईरानी मुद्रा में पेमेंट कर सकते हैं, तो क्या मजबूरी है कि हम डॉलर की ओर जा रहे हैं? इसीलिए देश की रुपया को अगर बढ़ाना है तो हमारे देश में जितना भी व्यापार हो वो रुपया से पहले होता था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो $1 बराबर 1 रुपया था। अब आज स्थिति क्या है? $1 बराबर 97 रुपया 80 पैसा। ये सवाल तो उठता कि आप बार बार कहते हैं कि रुपया का जब स्तर गिरता है तब देश का मर्यादा गिरता है। तो आज हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को मानते थे, तो आज हम कहाँ हैं? और उसको देखिएगा तो आप
टीओ में जब देखिएगा तो आपका पोजीशन आज के तारीख में विकासशील देश में हम हैं, लेकिन पोजीशन देखिएगा तो हमारा कितना पीछे है, उसकी हम चर्चा भी नहीं करना अच्छा, चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि पीएम मोदी जब सत्र शुरू होता है लोकसभा का तो सर्वदलीय बैठक होती है, आज अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया तो इसमें सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। पीएम मोदी बाहर जाते हैं और जो वित्त मंत्री है सीतारमन और या जो उनके करीबी के जो मंत्रालय है अभी तक मीडिया के सामने फेस नहीं हुए, महंगाई के बारे में चर्चा नहीं की, उन्होंने लोगों के देश के वासियों से कोई अपील नहीं किया, सिर्फ मोदी जी 4 दिन पहले जो अपील किए वही है। नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि देश की प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने चुना है, अब विपक्ष के दल को भी जनता ही ने चुना है, तो संसद पर इस बात को रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी और सभी विपक्षी दलों के लोगों से सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर पूरी स्पष्टता से अपनी बात को रखनी चाहिए थी कि भारत के संविधान के अनुसार पूरे विपक्ष को आपको लेना चाहिए था, संज्ञान में लेकर उनको बात करनी चाहिए था, उसके बाद आप कोई निर्णय पर आते, ताकि पक्ष विपक्ष के लोग जब देश के मामला आता है तो सब देश के साथ खड़ा होता। लेकिन यहाँ स्थिति वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी कैबिनेट के लोग कुछ बोल रहे हैं, अंधभक्ति की ओर दौड़ रहे हैं लोग। तो हमारा साफ समझ है कि प्रधानमंत्री ने जो ये भूल किया है, सर्वदलीय बैठक में पूरे देश की आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक स्थिति और हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा, इस पर अब विदेश नीति क्या होगा, इस पर बात करके संज्ञान सभी को लोगों को क्या होता है, सभी लोगों को साथ में लाके अगर घोषणा करते तो ज्यादा उचित होता। 2 सवाल संक्षिप्त में आपसे चाहेंगे। आपने कहा कि पीएम मोदी ने घोषणा करके चला गया, अब देश में सबसे ज्यादा गरीब यहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, किसी के घर में साइकिल तक नहीं है, लोग पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, साइकिल तक नहीं है। अब उन घरों में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो दूध पर निर्भर है, अब उन घरों को क्या होगा? दूध का महंगाई बढ़ गया। मैंने कहा कि देश में पौष्टिक आहार को मिलता था, 80 करोड़ यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे लोग जो रहते हैं उनके यहाँ से आप पौष्टिकता आहार को भी छीनने का काम कर रहे हैं। महंगाई जब बढ़ती है तो वो लोग किसी तरह से मैनेज करते थे, लेकिन अब तो स्थिति आ गई कि महंगाई इतनी चरम है कि दाल को देखेंगे कि दूध खरीदेंगे, अगर दूध बच्चे को देना अनिवार्य है तो उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तो दाल भी विदेश से आ रहे हैं। मैंने कहा कि इस देश में हम जब हरित क्रांति का दौर था तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अनाज बेचने के लिए प्रसिद्ध हो गया था। आज कौन सी ऐसी नीति के तहत हम काम करें कि दाल हो, मक्का हो और यहाँ का जो खरीफ फसलें हैं हम बाहर से निर्यात करने पर निर्भर कर गए। जो भारत तेल खुद पैदा करता था, सरसों का, पंजाब हरियाणा सरसों का एक राज्य होता था, आज हम कह रहे कि खाने में तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, पाम ऑयल नहीं लीजिए। तो भैया क्या चीज नहीं ले, एक बार आप घोषणा कर दीजिए कि हिंदुस्तान की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं आज के तारीख में कोई भी एक भी गाड़ी आज से नहीं बिकेगी, आज से पूरी कंपनी को क्लोज कर दीजिए और आपने कहा बंद कर दीजिए ताकि जब गाड़ी सड़क पर नहीं आए तो डीजल की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टिंग के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी और एम्बुलेंस सेवा के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर इमारत मारी रहेगा तो देश किस ओर जाएगा? अंतिम सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष होने के नाते सरकार पर आप लाल हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में शामिल लोग हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का फैसला है, देश हित का फैसला है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी के फैसले के साथ है। अब तो हद ये हो गई कि बिहार के एक मंत्री ने कारकेड छोड़ करके टोटो पर कार्यालय पहुंचे थे। ये ढकोसला है। अगर उनके घर में काफिला से वो टोटो से आगे एक दिन दिखाने के लिए आ जाती, ये सब नहीं कहता और देश का संविधान के अनुसार फैसला लिया जाता है। मैंने कहा जिस तरह से आपने नोटबंदी के समय पूरे देश को कहा ब्लैक मनी वापस आ जाए, कितने % ब्लैक मनी वापस आई जनता, मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन जो हमारे देश में जो एक परंपरा रही, हमारी महिलाएं जो पूर्वज की महिलाएं थी गांठ में पैसा छिपा कर रखने की पुरुषों से, उसको भी आपने लाने का काम किया। आप अभी सोना खरीद की बात मना किए, तो जो पुराने सोने हैं उनको भी आपको लगता है जैसा दिन आप ला रहे हैं उनके घरों से निकाल के, मतलब इस देश की जनता के पास कोई संसाधन नहीं हो या कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसको गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर सके। जैसे सोना को लोग अंतिम समय में बेचने का काम करते थे कि लगता था कोई चारा नहीं तो सोना बेच के वो लोग अपना परिवार का ब्याह शादी या
उम्मीदों को गिरवी रख के उससे कुछ काम चलाते थे। जब सोना रहेगा ही नहीं तो ये सरकार क्या करे, गरीब जनता क्या करे। इसीलिए मेरा बीजेपी के लोगों से आग्रह है या सरकार से भी आग्रह है कि पहले आप अपने 8 करोड़ जो सबसे बड़ी पार्टी का दम भरते हैं, आप लोग पहले पूरे फैसला पर अमल कीजिए, उसके बाद विपक्षी दल पर कोई आरोप लगाइए कि ये देश हित में है कि नहीं है। आप पहले सुविधा को त्यागिए, तब ये बात जनता को बोलिए। लेकिन आप जनता से तो त्याग की बात करते हैं, जनता से टैक्स की बात करते हैं, वसूली की बात करते हैं। बताइए ना, तेल डीजल आयात करने की जिम्मेदारी सरकार की है, महंगाई का बोझ जनता पर है। तो ये सवाल तो उठता है ना कि आप तेल आयात आपको ला के देना है, लेकिन दूध, तेल, खाद्य पदार्थ की जो महंगाई बढ़े उसके लिए जनता है। तो 140 करोड़ इस देश की जनता जो है महंगाई से पिसेगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उससे आम लोग काफी परेशान है। आपने देखा था कि किस तरह से देश में जब पेट्रोल डीजल की महंगी हुई तो लोगों में हाहाकार मचा। अब असर बच्चों के दूध पर होने जा रहा है। जिस तरह से 2 रुपये अमूल दूध और मेगा दूध में बढ़ोतरी की गई है, इससे कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे अब भूखे पेट सोने वाले हैं। इस पर केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, आम जनता को इंतजार रहेगा। इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार बातचीत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।